हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रगति कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही है ना? बिल्कुल भी ठीक है। तो आप लोग अच्छे से स्वस्थ रहिए हमेशा, ठीक है। इससे पहले हम लोग क्या चल रहा था, अ, उत्तक, ठीक है। आपके 9th क्लास के जो आपका बायोलॉजी का सेक्शन है उसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो है कोशिका, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट क्या किया था, उत्तक के बारे में, ठीक है। उत्तक में क्या है कि उत्तक के लिए भी एक लेक्चर आपके हो चुके हैं, ठीक है। उत्तक में आपको बताया गया है कि जो कोशिका पढ़े आप लोग, उस कोशिकाओं के अगर हम समूह लें, ठीक है, समूह लेकर ये आपके शरीर में किस तरीके से कार्य होते हैं, ठीक है, किस तरीके से सारे कोशिकाएं मिलकर फंक्शन करती है, वो उत्तक में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो उत्तक होता क्या है? कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह। वो भी कैसे? कोशिकाओं का समूह तो हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जो क्या हो, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक दोनों में क्या हो, सेम हो। यानी कि उसका जो संरचना हो वो भी सेम हो, यानी उनका ओरिजिन जहां से उनकी उत्पत्ति हुई है वो सेम होनी चाहिए। और क्या हो कि उनका जो कार्य है, वो कार्य भी सारे के सारे जो ग्रुप होने चाहिए, जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, वो सारे के सारे कार्य क्या करेंगे, सेम करेंगे। वो क्या कहलाती है, आपकी उत्तक कहलाती है। ये सब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा है। फिर क्या है आपका कि पिछले उत्तक पढ़ने के बाद हम लोगों ने उत्तक के टाइप्स देखा था। उत्तक के टाइप्स में क्या होती है आपकी कि आपके जंतु उत्तक और पादप उत्तक दो में डिवाइड किए गए थे, ठीक है। जंतु उत्तक और पादप उत्तक में डिवाइड करने के बाद हम लोगों ने पहले पादप उत्तक को स्टार्ट किया था। तो पादप उत्तक को स्टार्ट करने में क्या हुआ कि हम लोग किस तरीके से पादप उत्तक को भी डिवाइड करके पढ़ते हैं, ठीक है। कि पादपों में पाए जाने वाला उत्तक तो पहले सबसे पहली बात ये तो समझ में आता होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है कि उसको दो भाग में बांट करते हैं, उसको भी एक विभाज्योतिकी उत्तक और एक क्या है आपका जटिल उत्तक में, ठीक है। जटिल उत्तक में इस तरीके से हम लोग बांटते हैं। विभाज्योतिकी उत्तक में क्या होते हैं आपके वो सारे सेल्स, यानी वो सारे कोशिकाओं जो हमेशा क्या हो, निरंतर विभाजन करते रहे और हमारे जो पादप है उसमें वृद्धि ग्रोथ करने में उसकी क्या करने सके, हेल्प कर सके और नई कोशिकाओं को बनाने में हेल्प कर सके। वो हमारे कहाँ आते हैं, विभाज्योतिकी ऊतक। वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लांट के, पौधों के जड़ में जो टिप होते हैं, जड़ के यानी जड़ के जो टिप होते हैं शीर्ष भाग पे, एवं तना के जो शीर्ष भाग होता है वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उस वाले को क्या बोलते हैं, वो भी विभाज्योतिकी ऊतक भी कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के थे, ठीक है। 3 प्रकार के थे। उसमें भी क्या हुआ, जो शीर्ष पे पाए जाने वाले ऊतक होते हैं जो विभाजन करते हैं कंटिन्यू और वृद्धि में सहायता करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है आपको, शीर्षस्थ विभाज्योतिकी ऊतक, ठीक है। शीर्षस्थ विभाज्योतिकी ऊतक के बाद क्या आता है आपका पार्श्वस्थ। पार्श्वस्थ यानी कि जो आपके प्लांट्स के पार्श्व में प्रेजेंट रहे, कहाँ रहे, पार्श्व में, ठीक है। इस तरीके से क्या रहे, पार्श्व में। अगर ये प्लांट है तो इस भाग में आपका क्या रहेगा, वो आपका टिश्यू रहेगा, तो वो क्या होगा आपका पार्श्वस्थ विभाज्योतिकी ऊतक। उसके बाद क्या है कि ये क्या करेगा आपको, पार्श्व में है ना प्रेजेंट, प्रसार में है तो क्या होगा, यानी लैटरल साइड, किनारे के साइड ये प्रेजेंट है, तो किनारे से ये इसकी क्या होगी, बेसिकली आपकी जो पौधे हैं, जो प्लांट्स हैं, उसके जो चौड़ाई है उस चौड़ाई में वृद्धि करेंगे, ठीक है। शीर्षस्थ के से लंबाई में वृद्धि करा रहा है, ठीक है। पार्श्वस्थ चौड़ाई में वृद्धि करेगा, उसका मोटाई बेसिकली में वृद्धि करेगा। और जो हमारा एक और होता है इंटर कैलोरी था, ठीक है। इंटर कैलोरी को अंतर क्रिस्ट, ठीक है, अंतर क्रिस्ट विभाज्योतिकी ऊतक बोलते थे। जो हमारे कहाँ होते हैं, ये जो यहाँ पे अगर लीफ है, ठीक है, तो लीफ का जो ये बेस वाला पार्ट है ना वहां पे होगा, या तो मान लीजिए यहाँ से कोई दूसरा तना ही अराइज हुआ, ठीक है। तो जहाँ पे एक तना दूसरे तने से ज्वाइंट होते हैं, ठीक है, ज्वाइंट होते हैं, वहां पे हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, अंतरकृष्ट विभाज्योतिकी ऊतक, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 3 विभाज्योतिकी ऊतक भी कंप्लीट हो गए। उसके बाद क्या था हमारा कि हम लोग जटिल ऊतक में जा रहे थे। जटिल ऊतक में क्या होता है आपका कि जटिल को भी अलग तरीके से बोलते हैं, जैसे विभाज्योतिकी ऊतक और क्या होता है उसका आपका अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक में सरल अस्थायी ऊतक था और आपका जटिल अस्थायी ऊतक था, इस तरीके से था, ठीक है। तो सरल अस्थायी ऊतक में हम लोगों ने क्या क्या देखा, आपके एपिडर्मिस, ठीक है, जो आपके प्लांट्स को, ठीक है, पौधों के बाहरी रूप से सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस का लेयर था, वो हम लोगों ने देखा था पिछले लेक्चर में। उसके बाद हमारा क्या है कि एपिडर्मिस आपके तने के बाहरी लेयर में रहेंगे, आपके पत्तियों के बाहरी लेयर में रहेंगे और हमको क्या है, प्लांट को सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो बाहरी लेयर में होने के कारण क्या होता है कि उसमें आपके पत्तियों में, अगर पत्तियों में हो तो स्पेशली क्या होगा, स्टोमाटा प्रेजेंट होगा, यानी रंध्र होगा, जो गैसियस एक्सचेंज में क्या होगा, हेल्प करेगा, वो हो गया। उसके बाद हमारा है कि एपिडर्मिस के बाद फिर जो बाहरी रूप से
आपका जो प्लांट का जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो था कॉर्क। क्या था? कॉर्क। कॉर्क क्या करता है हमारा? कॉर्क होता है कि आपको वो बेसिकली अगर प्लांट पुराना हो जाए, ठीक है, प्लांट पुराना हो जाए मतलब बहुत ज्यादा उसकी उम्र हो गई है, तो बाहर देखना ना, प्लांट के बाहर बहुत सी वो काली नुमा स्ट्रक्चर, मतलब आपके वो फटे फटे और काले स्ट्रक्चर हो जाते हैं। वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? आपके कॉर्क सेल, जो कि वो भी आपके जब प्लांट्स जब बूढ़े हो जाते हैं यानी पुराने हो जाते हैं, तब वो कॉर्क उनको क्या करता है? हेल्प करता है। और कोई भी वाटर इवापोरेशन से यानी कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से क्या होता है? बचाता है उस सेल को और प्रोटेक्शन करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने उसको देखा था। सरल स्थायी उत्तक इस तरीके से कंप्लीट हुआ। फिर आपके क्या होते हैं कि हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसी में एक क्या होता है, जटिल उत्तक में क्या था? अलग अलग तरीके से है। तो इसमें क्या होता है? एक सहायक उत्तक होता है। क्या होता है? सहायक उत्तक। सहायक उत्तक के बारे में क्या जानेंगे हम लोग? आज से ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तब तक इतना आपको सबको समझ में आ गया था ना? पिछले क्लास में मैंने रिवीजन भी करा दिया ताकि आप नया स्टार्ट करो तो दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो क्या है, अब क्या है, नेक्स्ट है हमारा सहायक उत्तक, सपोर्टिंग टिश्यू, यानी ये भी आपका सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। एक प्रोटेक्शन के लिए था, ठीक है, एक हमारा सहायता प्रदान करेगा। सहायता के लिए कितने प्रकार से है ये उत्तक? 3 प्रकार के, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा के बारे में है आपके बारे में कि इतने से 3 टाइप के सेल्स है, इसको याद रखिएगा। सहायक उत्तक में कौन आते हैं? पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा के बाद हम लोग पहला जो है वो पढ़ते हैं, क्या है नाम इसका? पैरेन्काइमा, ठीक है, पैरेन्काइमल टिश्यू। इन्हें क्या बोला जाता है? पैकिंग उत्तक भी कहा जाता है। पैकिंग उत्तक कहने का मतलब होगा कि पैकिंग का मतलब क्या होता है कि कहीं खाली कुछ पैक कर दो, ठीक है, खाली अगर जगह है तो इसको रख दोगे, इसको डाल दोगे ना, तो वो जगह क्या हो जाएगा? पैक हो जाएगा, पूरा भर जाएगा, ठीक है। तो यही पैकिंग उत्तक कहने का मतलब है। समान व्यास वाली जीवित कोशिकाएं होती है ये। समान व्यास वाली क्या होती है? ये जीवित कोशिकाएं होती है, ठीक है। यानी जितने भी है, देखो ये पैरेन्काइमा के सेल्स हैं, ये सब क्या है? सेम व्यास वाली है। क्या है? सेम है। और ये क्या होती है? आपकी लिविंग होती है। गोल, अंडाकार और बहुभुजीय या लंबी भी होती है। देखो इसमें कोई गोल नजर आ रहा होगा, ये अंडाकार है, ठीक है। कोई आपका क्या आ रहा होगा? सर्कुलर नजर आ रहा होगा। कोई बहुभुजी, बहुभुजी जैसे आपकी ये देखो, ये ऐसा है ना, बहुत सारी भुजाएं नजर आ रही है इसकी। तो इस प्रकार से क्या होगी? या कोई कोई लंबी भी हो सकती है। इस प्रकार से आपके ये सेल्स पाए जाएंगे। कोशिका भित्ति पतली व कोशिका द्रव्य सघन होती है, ठीक है। कोशिका भित्ति क्या होगी? पतली व कोशिका द्रव्य क्या होती है? सघन। ये देखो, देखो बाहर का कितना पतला लेयर है, आपको ये दिख रही है? ये तो सेल मेम्ब्रेन रहा, ये क्या है? कोशिका भित्ति। ये क्या है? कोशिका झिल्ली और ये कोशिका भित्ति। सबको पता है ना, प्लांट सेल में क्या होता है? अंदर का लेयर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, और बाहर का क्या होता है? इस तरीके से आपकी ये क्या है मैंने बनाया? कोशिका भित्ति बनाया, यानी सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है वो क्या होगी? इसकी बहुत पतली होती है, ठीक है, याद रखिएगा ये सब। कोशिका के मध्य में केंद्रीय रिक्तिका पाया जाता है। ये इस तरीके से आपके रिक्तिका पाए जाएंगे, ठीक है। ये सब जो सिंपल जो हमारे सेल्स के जो गुण थे, ठीक है, उसी को क्या करते हैं? ये प्रदर्शित करते हैं। बेसिकली क्या क्या है पैरेन्काइमा में? एक तो इन्हें पैकिंग टिश्यू कहा जाता है, ठीक है, पैक करने के लिए काम आता है। यानी हम किसी सेल्स में, यानी मैंने इतना का कुछ बनाया यहाँ पे कुछ, ठीक है, इस तरीके से था, तो कहीं जगह खाली हो तो इसको क्या होगा? ये इस तरीके से भर देगा। यानी कि आप पैरेन्काइमा से लाओ, उसको भर दो, तो इस तरीके से पैकिंग टिश्यू कहलाता है। समान व्यास वाली होती है, जितनी भी सेल्स होगी वो सबका होगी लगभग समान व्यास होगा उसका। ये बहुत सारे संरचना में हो सकते हैं, गोल, अंडाकार, बहुभुजीय या लंबी भी हो सकती है। कोशिका भित्ति पतली व कोशिका द्रव्य सघन होती है, ठीक है। कोशिका के मध्य में केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है। इस प्रकार से ये होगा। अब क्या है? स्थिति। स्थिति में क्या है आपका? यानी ये कहाँ रहता है? पौधे के सभी भागों में उपस्थित। कहाँ रहेगा? पौधे के सभी भागों में, क्योंकि इसको पैकिंग टिश्यू बोलते हैं ना। पैरेन्काइमा को क्या बोला गया है? पैकिंग उत्तक बोला गया है। यानी कि कहीं पे भी खाली स्थान होगा तो इससे आप भर दो, पूरे शरीर में क्या हो जाएगा? यानी पूरे जो प्लांट के भाग है वो यानी पूरे प्लांट में होंगे, जैसे कि जड़, तना, पत्ती, फूल, हर जगह पे आपका पैरेन्काइमा टिश्यू मिलेगा ही मिलेगा। अब पैरेन्काइमा के कार्य देखते हैं कि अगर ये हर जगह दिखता है तो करता क्या है? भोजन को संचित कर इकट्ठा करना, ठीक है। भोजन को संचित करके क्या करेगा? ये इकट्ठा करेगा, ठीक है, एक जगह पे रखेगा।
उसके बाद क्या होगा, यांत्रिक मजबूती प्रदान करना। यांत्रिक कहने का मतलब मैकेनिकल सपोर्ट, यानी हमारा प्लांट का कोई पार्ट है, ठीक है, जैसे लीफ ही क्यों ना हो, जड़ हो या तना पत्ती क्यों हो, उसको सपोर्ट में, नाम ही क्या था, सहायक उत्तक के पार्ट थे ना आपके पैरेन्काइमा, ठीक है, तो वो उस तरीके से स्टैटिक रहे, उस तरीके से डेवलप मेंटेन रहे, ठीक है, तो उसको क्या होगा, यांत्रिक सहायता प्रदान करेगा। कौन, हमारा ये आपका विभाजोत्तकी, बेसिकली आपका पैरेन्काइमा, ठीक है। उसके बाद क्या है, भोजन को एकत्रित करना। भोजन को एकत्रित करना था ना कि एक जगह इकट्ठा करेगा, संचित करेगा। पौधों के अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि गोंद, रेजिन, क्रिस्टल, ये सब जो होते हैं, टेनिन, ये सब को भी क्या करेगा, ये पैरेन्काइमा में ही इकट्ठा करेगा, यानी स्टोर करने का काम करेगा। हमारे फूड प्रोडक्ट्स को स्टोर करने का काम करेगा कि जब भी किसी अगर और सेल्स को काम या उसको अगर भोजन की जरूरत हो, आवश्यकता होगी, तो क्या होगा, ये पैरेन्काइमा सेल से मांग लेगा, ठीक है। फिर आपका क्या है कि अगर कोई उत्सर्जी पदार्थ है जैसे कि टेनिन्स, रेजिन्स, गम्स, ये सब जो होते हैं, वो सब का भी अगर स्टोरेज देखा जाए कि कहाँ होता है, तो आपके कहाँ होगा, पैरेन्काइमा में होगा, पैरेन्काइमा के सेल्स में होगा। इस तरीके से हम लोगों ने किसको देख लिया, पैरेन्काइमा को समझ लिया। अब क्या है, इसके बाद पैरेन्काइमा कोशिकाओं का रूपांतरण। अब जो नॉर्मल पैरेन्काइमा पढ़े हैं, ठीक है, उसका क्या होता है, रूपांतरण भी होता है, यानी कि वो उसका स्ट्रक्चर चेंज होते रहते हैं, और उसको अलग अलग नाम भी दे दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, तो देखो, जब पैरेन्काइमा कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो वो हरे रंग की क्लोरेन काइमा कहलाती है। क्या कहलाती है, क्लोरेन काइमा। कैसे होगा, ये देखो, पैरेन्काइमा में क्या प्रेजेंट हो, क्लोरोप्लास्ट, क्या हो, क्लोरोप्लास्ट हो, तो उसे क्या बोलते हैं, क्लोरेन काइमा, ठीक है, क्या बोला जाता है उसको, क्लोरेन काइमा। जब पैरेन्काइमा में क्या प्रेजेंट हो, क्लोरोप्लास्ट हो। क्लोरोप्लास्ट का काम सबको पता है, क्या करेगा ये, फोटोसिंथेसिस। क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, यानी कि आपका ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने का ये क्लोरोप्लास्ट काम करेगा। यानी क्लोरेन काइमा जो हमारा हो गया, ये पैरेन्काइमा का एक टाइप ही है, ठीक है, पैरेन्काइमा का टाइप है जो कि क्या कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट, यानी ये भी अब क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेगा। नॉर्मली जो पैरेन्काइमा था वो क्या था, वो तो खाने को संचित करके रखता है ना, सारा पैरेन्काइमा नहीं करेगा आपका आपके जो फोटोसिंथेसिस है वो, ठीक है, लेकिन जो क्लोरेन काइमा है वो पैरेन्काइमा का ही टाइप है, लेकिन इसमें क्या होगा, हमारा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, इसलिए इसको क्या बोले हैं, क्लोरेन काइमा। देखो नाम कितना बढ़िया है, पैरेन्काइमा विथ क्लोरोप्लास्ट नोन एज क्लोरेन काइमा। क्लोरेन काइमा याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट है ना, तो इसलिए से क्लोरेन काइमा। तो इसका काम समझ में आ गया। तब ये प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाती है, लिखा है ना, भोजन बनाती है। हमारा ये हेडिंग भी था किसका, क्लोरेन काइमा का। तो भोजन बनाती है। ये कोशिकाएं पत्तियों व नवजात कहाँ पाई जाएगी, पत्तियों व नवजात तनों के बाह्य आवरण में पाई जाती है, बाह्य आवरण में पाई जाती है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, आपके क्लोरेन काइमा के बारे में है कि क्लोरेन काइमा व पैरेन्काइमा का टाइप है जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू क्या होगा, ये आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर सकेगा, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेगा तो क्या होगा, वो भोजन बनाएगा। और जनरली ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपके नए तने, नए पत्तियों में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, नए नए जो आपके बनते हैं। इस तरीके से हमारा क्लोरेन काइमा हो गया। ये देखो मैंने इमेज भी लगा कर रखा है, ये हरा पत्ती है, नए नए पत्ती है, उसमें इसको क्या है, मैंने इसको ओपन करके आपके है लगाए हुए। यहाँ देखो ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ये क्या है हमारा, क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट में क्या हुआ हमारा, ये प्रेजेंट रहेगा, पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा, जिसको क्या बोलेंगे हम, क्लोरेन काइमा, ठीक है। तो क्लोरेन काइमा हो जाएगा आपका इस तरीके से। और हम इसके बाद क्या है आपका, एरेनकाइमा। क्या है ये, एरेनकाइमा। एरेन के बारे में देखते हैं, ठीक है। एरेनकाइमा का क्या है, जब पैरेन्काइमा कोशिकाओं के बीच अंतःकोशिकीय स्थान बढ़ जाता है, तो इन अंतःकोशिकीय स्थानों में क्या होगा, वायु भर जाती है, तब ये एरेनकाइमा कहलाती है। क्या कहलाएगी तब, ये एरेनकाइमा। अभी
एक तो पेरेन्काइमा पढ़ा, पेरेन्काइमा के बाद क्लोरेन्काइमा पढ़ा, क्लोरेन्काइमा के बाद क्या पढ़ रहे हैं, एरेन्काइमा। एरेन देखो जिस पेरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट था तो क्लोरेन्काइमा कहलाया, जिस पेरेन्काइमा में एयर प्रेजेंट रहेगा तो क्या कहलाएगा, एरेन्काइमा। नाम से ही पता चल रहा है ना। ये देखो इसका अगर देखोगे तो एरेन्काइमा, ठीक है, इस तरीके से ये रहेगा आपका। एरेन्काइमा है ना, एयर क्या है, एयर, यानी जिस पेरेन्काइमा के पास क्या हो, ज्यादा से ज्यादा एयर प्रेजेंट हो उसको हम एरेन्काइमा कहेंगे, जिससे पौधे क्या हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। अगर जिस पौधे को हल्का बनाना हो ना तो उसमें हवा भर दो, तब कहोगे जैसे हम लोग के यहाँ तो कुछ इक्विपमेंट आते हैं तो उसमें हम लोग हवा भर देते हैं तो वो इजिली वो हो जाता है। प्लांट में कैसे भरोगे, तो बेसिकली वो प्लांट बचपन से ही वो ऐसा मॉडिफाई हो गया है, ठीक है, कि उनमें जो पैरेन्काइमा प्रेजेंट रहेगा वो कैसा रहेगा, एरेन्काइमा का प्रेजेंट रहेगा। तो एरेन्काइमा में एयर रहेगी, एयर रहेगी तो वो हल्की हो जाएगी। और हल्की पौधों को कहाँ जरूरत है, ऐसा तो नहीं कि हम लोग जमीन पे लगाएंगे उस पौधे को हल्का होना जरूरी है। किस वाले पौधे को होंगे, आपके बेसिकली जो आपके जल में रहते हैं, ठीक है, जल में रहने वाले प्लांट्स को ही ऐसा आवश्यकता है वो कि वो क्या है, पानी में डूबे ना, क्या हो, तैरे। तो तैरने के लिए उसमें ऐसे टिश्यू होने चाहिए जिसके अंदर क्या हो, एयर प्रेजेंट हो, हवा प्रेजेंट हो, ठीक है, जिसके कारण वो क्या हो सके, हल्की हो सके और वो क्या हो जाएगा, एरेन्काइमा उसमें मौजूद रहेगा, ठीक है। यह गुण पौधों को उपलावन बल प्रदान करते हैं। उपलावन मतलब क्या होता है आपका, जो बायोन्सी फोर्स होता है ना, उपलावन बल मतलब बायोन्सी प्रोवाइड करता है कि वो हल्का रहे और क्या रहे, वो आपका जल की सतह पे ही रहे, वो डूबे ना, ठीक है, इस तरीके से ये आपका होगा। ये अधिकतर जलीय पौधों में पाई जाती है। मैंने अभी जस्ट आप लोग को बोला कि आपकी एरेन्काइमा की कंडीशन कौन से वाले प्लांट्स में होनी चाहिए, सारे प्लांट्स में तो नहीं होंगी ना, एरेन्काइमा सबके पास तो नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली जो हम लोग जमीन पे लगाए हुए हैं प्लांट वो तो ठीक है, वो तो नॉर्मली रह लेगा, ठीक है, तो उनको जरूरत नहीं है एरेन्काइमा की। तो ऐसा मॉडिफिकेशन क्यों हुआ, इसलिए हुआ जो प्लांट्स आपके कहाँ रहते हो, बेसिकली जल में रहते हो, जल वाले को क्या है, उसको हल्का रहना ना, पानी के ऊपर उसको तैरना है तो उसको हल्का होना पड़ेगा। हल्के होने के लिए उसके जो टिश्यू है वो कैसी होनी पड़ेगी, उसकी आपकी एयर प्रेजेंट होने वाली रहेगी तो होगा। एरेन्काइमा हो गया। अब है हमारा ये देखो एरेन्काइमा का इमेज देखो कितना सही है। ये ये एक आपका जलीय पौधा है, उसकी डंठी काट कर देखी गई है तो देखो कितना आपका ऐसा एयर पोरेटेड है, देखो इस तरीके से पूरा छिद्र ही प्रेजेंट है, जहां जहां छिद्र दिख रहा है पूरा का पूरा तो ये छिद्र है ना, ठीक है, होल, यानी इसमें बहुत पोरस स्ट्रक्चर है। फिर इसको भी देखो इस तरीके से, किसी भी अगर कमल को देखेगा उसका डंटी काट कर देखेगा ना तो ऐसा ही रहेगा। या और भी जो जलीय पौधे हैं उनको ना आप काट करके देखना, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपके ऐसे वो छिद्रनुमा स्ट्रक्चर दिखेंगे और बहुत ही हल्का दिखेगा, पूरा सॉलिड नहीं रहेगा। हमारे यहाँ जितने प्लांट होते हैं उसका अगर डंठी देखना तो वो पूरा सॉलिड होता है ना, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से सॉलिड होता है, ठीक है। लेकिन ये आपके जो जल में रहने वाले हैं उनकी क्या स्थिति है, वो इस तरीके से है, ठीक है, आपके पोरस है, तो ये दिख रहा है। ये देखो उसी डंटल को ना ऐसे पूरा काट करके दिखाया गया है, तो देखो कैसे ये आपके होल प्रेजेंट है, पूरा का पूरा ये सॉलिड नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा कि एरेन्काइमा दिखता कैसे है और कैसे वो प्लांट में रहता है। इसके बाद क्या है, कोलेनकाइमा। अब बोलिएगा मैम अभी तो कोलेनकाइमा पढ़ाई थी, तो वो कोलेनकाइमा नहीं था, क्या था, वो क्लोरेनकाइमा था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये जो अभी हम लोग पढ़ देख रहे थे पेरेन्काइमा के टाइप्स है, पेरेन्काइमा के टाइप्स क्या क्या थे आपके, एरेन्काइमा और क्लोरेनकाइमा, ठीक है। अब पेरेन्काइमा के बाद जो दूसरा है वो है आपका कोलेनकाइमा। पेरेन्काइमा का ये टाइप नहीं है, कोलेनकाइमा एक अलग टिश्यू है। जो हम लोग देख रहे थे ना, सहायक ऊतक में 3 ऊतक थे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो पेरेन्काइमा के 2 टाइप थे जो हम लोगों ने देखा, कोलेनकाइमा सॉरी क्लोरेनकाइमा जो क्लोरोप्लास्ट वाला है और जो एरेन्काइमा जो एयर जिसमें रहता है, तो इस तरीके से देखा। अब क्या है हमारा कोलेनकाइमा जो दूसरा सहायक ऊतक है। अब ये क्या करता है, पेरेन्काइमा के समान ये भी क्या होती है, जीवित होती है, कुछ क्लोरोफिल युक्त होती है, यानी इनमें भी किसी किसी सेल्स में ना क्लोरोफिल भी रहेगा, ठीक है। पतली कोशिका भित्ति इसकी भी होती है, लंबी स्थूल लचीली सेलुलोज व पेक्टिन, सेलुलोज व पेक्टिन के का कणों में जमाव, कणों में मतलब कोनों में, ठीक है, कोनों में जमाव होता है, हर जगह पे नहीं। जैसे देखो इस तरीके से अगर हमने सेल्स बनाया है तो इस तरीके से यहाँ पे इस कोनों में क्या होगा आपका, ऐसे क्या होगा, सेलुलोज
या पेक्टिन का क्या होगा, डिपोजिशन। इस तरीके से ये रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अब क्या है, अंतःकोशिकीय स्थान इसमें क्या होता है, बिल्कुल भी अनुपस्थित होते हैं, यानी एक के बाद दूसरा सेल्स, तीसरा सेल्स, चौथा सेल, ऐसे ही सारे सेल्स रहेंगे आपके, ऐसे ही क्या होंगे, सारे सेल्स रहेंगे। तो क्या हो गया, ये देखो एक भी नहीं है ना, जरा सा भी आपका क्या है, उपस्थित नहीं है। अंतःकोशिकीय स्थान जो होता है बिल्कुल क्या है, अनुपस्थित है। बाह्य त्वचा क्या होती के नीचे होती है ये। अगर इसकी स्थिति जाने कि कहाँ ये रहता है, तो कोलेनकाइमा कहाँ रहता है, अगर ये प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, तो प्लांट का बाहर सबसे क्या था, एपिडर्मिस था, क्या था, एपिडर्मिस था। तो इस बाह्य त्वचा के नीचे जो लेयर होगा वो किसकी रहेगी, कोलेनकाइमा की रहेगी। किसकी रहेगी, कोलेनकाइमा की। तो कोलेनकाइमा समझ में आया क्या है, कोलेनकाइमा हमारा वो टिश्यू है जो एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। यह सहायक ऊतक का टाइप है और इसके जो है वो सेल्स जो है वो आपकी जो अंतःकोशिकीय स्थान है वो बिल्कुल अनुपस्थित होती है। और क्या होगा, जो आपके कोनों में, इस सेल्स के कोनों में क्या होते हैं, आपके पेक्टिन और सेलुलोज के डिपोजिशन होते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा लगभग। तब तक ये देखिए आप लोग इमेज, देखो अब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो हमने अभी कोलेनकाइमा देखा उसका मैंने ऐसे भी डायग्राम बना दिया, एक और भी आपका डायग्राम है। देखो इसको क्या है, आपकी ऐसा कहीं पे भी है क्या, अंतःकोशिकीय स्थान इंटरसेलुलर स्पेस तो प्रेजेंट नहीं है। दूसरी बात में क्या है, ये देखो कोनों में क्या है, आपके कोनों में क्या है, ये सेलुलोज और पेक्टिन का ज्यादा जमाव है। जीवित कोशिका है इसलिए क्या है, इसके पास प्रोटोप्लाज्म है, यानी अपना अपना क्या है, इसके पास जीवद्रव्य है। और ये थिकेंड कॉर्नर्स, वही जो सेलुलोज और पेक्टिन्स का मैंने बताया था जमाव। तो इससे भी समझ में आ गया होगा। तीसरा तीसरा सहायक ऊतक क्या है हमारा, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा के बारे में क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, फाइबर और क्लेरिड्स, फाइबर और क्लेरिड। यानी इससे नाम क्या पता चल रहा है, इसके एग्जाम्पल देख के या टाइप्स देख के कि ये थोड़ा हार्ड होने वाला है, ठीक है। पैरेनकाइमा थोड़ा मुलायम जगहों पे रहता था, कोलेनकाइमा थोड़ा हार्ड हुआ क्योंकि उसके अंतःकोश के स्थान नहीं न थे इसलिए। और ये जो है आपका स्क्लेरेनकाइमा ये और ज्यादा हार्ड हो जाएगा क्योंकि क्लेरिड्स है, फाइबर्स है। फाइबर्स आपके क्या होते हैं, धागे जो होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं। तो कोशिकाएं लंबी, संकरी व मोटी होती है। देखो लंबी, संकरी व मोटी होती है, यानी बहुत हार्ड होने वाली है, लंबी होगी और क्या होगी, संकरी होगी। अंतःकोशिकीय स्थान तो बिल्कुल ही अनुपस्थित रहेगा, ठीक है। सामान्यतः दोनों सिरों पर क्या होती है, पैनी होती है। पैनी कहने का क्या मतलब है, इस तरीके ये दिख रहा है, पैनी इसी को बोलते हैं कि दोनों कोनों पे क्या होती है, ऐसे टैपर होती है, नुकीली होती है। पैनी कहने का क्या मतलब है, ये नुकीली होती है, इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, ये स्क्लेरेनकाइमा का शेप ऐसा होता है। तो संकरी हुई ना, देखो संकरी है, ये गाढ़ी है, ऐसे ऐसे बहुत बना दो आप। जीव द्रव्य रहित वह क्या होती है, मृत होती है। अभी तक पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा जो पढ़ा वो दोनों क्या था, जीवित था, ठीक है। लेकिन आपका जो ये क्या नाम है इसका, बोलो, क्लेरेनकाइमा का, वो क्या है आपका, जीव द्रव्य नहीं होता बेसिकली। आपका ये क्या होते हैं, रहित, अनुपस्थित होते हैं जीव द्रव्य। और जिसके पास जीव द्रव्य नहीं रहेगा ना, वो आपका क्या होगा, मरा हुआ रहेगा, यानी मृत होगा। ये खासियत है, जीव द्रव्य से ही सारी क्रियाएं होती है, रासायनिक क्रियाएं होंगी तभी ना वो जीवित कहलाएगा। जब कोई क्रियाएं ही नहीं हो रही तो क्या होगी, मृत होगी। इन कोशिकाओं में क्या होता है, इन कोशिकाओं में स्थित क्या, लिग्निन, कोशिका भित्ति को क्या कर देता है, मोटा कर देता है। ये जो कोशिका भित्ति है ना, इसमें लिग्निन के डिपोजिशन से ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, ये ऐसे मोटी हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। लिग्निन किसके कारण, लिग्निन के कारण। ये सब आपके जो सबस्टांस है, जो केमिकल सबस्टांस है, इससे ये थोड़ा क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। अब क्या है, ये देखो मैंने अभी जस्ट बनाया था ना इसको, वही है आपका इमेज। और इसको अगर आप ऐसे कट करके देखोगे, ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देख रहे हैं हम लोग, ठीक है।
अनुप्रस्थ काट एक होता है, एक अनुदैर्घ्य काट होता है। ये अनुदैर्घ्य काट में देख रहे हैं हम लोग, ये क्या है अनुप्रस्थ काट में। अगर इसको आप बीच से काटोगे तो सारे सेल्स तो ऐसे ही नजर आएंगे ना, इसके अगल बगल वाले भी ऐसे ही नजर आएंगे। इनमें भी सारे क्या है, कोशिका द्रव्य भी अब अनुपस्थित है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, यानी अंतः कोशिकीय स्थान भी एब्सेंट है, और आपके क्या हो जाएंगे, ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। तो ये हार्ड है तो कहाँ जनरली मिलते हैं, बस ऐसे ही हम बता दे रहे हैं। ज्यादातर जो आपके हार्ड सीड्स नट्स होते हैं ना, नट्स वाले के बाहर देखना, अखरोट ये सब में होता है। आपका जो अमरूद होता है ना, उसका बीज देखना बहुत हार्ड है, तो उसमें प्रेजेंट होता है। स्थिति देखो इसमें जगह बताया है, स्क्लेरेन कायमा, ठीक है, स्क्लेरेन कायमा कोशिका है, कॉर्टेक्स मोटिफ्लोएम व कठोर बीज वाले फलों जैसे आम, नारियल, बादाम आदि में पाई जाती है। मैंने अभी बताया ना, जस्ट बताया, ठीक है, आम, नारियल, बादाम आदि के बीजों में पाया जाएगा। और आपका क्या होगा, ये कॉर्टेक्स या मोटिफ्लोएम में इस तरीके से पाया जाता है। इसके साथ स्क्लेरेन कायमा कोशिकाएं कैसी होती है, लंबी होती है, संकरी होती है, लिग्निन युक्त होती है, ये तो अभी पढ़ा ना हम लोगों ने, ठीक है। पौधों के छाल, नारियल के रेशे, फाइबर, अभी फाइबर जो पढ़ा था, ठीक है, कि फाइबर और स्क्लेरेट्स इसके टाइप्स होते हैं। तो जो फाइबर है वो कहाँ देखने को मिलता है, बोलो। पौधे को जो छाल है ना, बाहर का छाल एकदम कड़ा हार्ड होता है, उसमें स्क्लेरेन कायमा होगा। नारियल के रेशे, नारियल का जो प्लांट है उससे रेशा बनता है ना, आप लोग देखोगे उसके बहुत सारे रस्सी रस्से निर्माण होते हैं, बहुत सारे झोला वगैरह, आपके मतलब उससे हार्ड मटेरियल तैयार किया जाता है। स्क्लेरेन कायमा कोशिकाओं के क्या है, वो उदाहरण है। तो इस तरीके से हमारा जो आपका पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा के दो टाइप, एरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, फिर दूसरा जो है हमारा कोलेनकाइमा, और तीसरा स्क्लेरेनकाइमा, ये तीनों सहायक उत्तक क्या हो हमारे खत्म होते हैं। अब हम आते हैं जटिल अस्थाई उत्तक पे। सिंपल उत्तक पढ़ लिए ना, सिंपल जो बोलते हैं सरल अस्थाई उत्तक, ये सब वही थे। सरल अस्थाई उत्तक में हम लोगों ने एपिडर्मिस, कोर कोशिकाएं, फिर आपका जाइलम फ्लोएम संवहन उत्तक देखा, फिर आपका ये जो सहायक उत्तक है वो देखा, ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है। अब जटिल अस्थाई उत्तक में क्या होता है, ये वे उत्तक है जो दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जटिल अस्थाई उत्तक कहलाते हैं। जटिल अस्थाई उत्तक कहने का क्या मतलब है, जो ऐसा उत्तक जिसके सेल्स क्या हो, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलके बने हो, एक से दो टाइप्स के, दूसरी दूसरी, पहले जितना भी उत्तक पढ़ा ना उसमें अगर एरेनकाइमा पढ़ा, सॉरी पैरेनकाइमा पढ़ा, तो सारे पैरेनकाइमा के जो सेल्स होंगे वो एक ही टाइप के होंगे, वो एक ही के टाइप के सेल्स है, उसमें अलग कुछ नहीं होगा। स्क्लेरेनकाइमा में भी स्क्लेरेनकाइमा वाले ही सेल्स होंगे। लेकिन अब जो जटिल स्थायी उत्तक पढ़ने वाले हैं उसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, कि इस उत्तक में ना बहुत सारे दो तीन टाइप के उत्तक आके मिलने वाले हैं, ठीक है, जो अलग अलग संरचना के होंगे, अलग अलग कार्य करेंगे, तो ये किस में आ जाएंगे, जटिल स्थायी उत्तक में आ जाएंगे। ये दो प्रकार के होते हैं, जाइलम व फ्लोएम। देखो जाइलम एंड फ्लोएम अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये मिलकर क्या बनाते हैं, संवहन उत्तक, क्या बोलते हैं, वास्कुलर टिश्यू या फिर संवहन उत्तक। संवहन उत्तक किस प्रकार से कार्य करते हैं वो देखिए। पहला क्या हमारा जाइलम, जाइलम में क्या है, यह उत्तक पादपों में मृदा से जल व खनिज का संवहन करता है और क्या है, चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जाइलम का काम क्या होता है, ज से जाइलम, ज से जल, ऐसा हम लोग ना एक ट्रिक करके समझते हैं कि आपको याद कैसे रहेगा। जाइलम जो कोशिका होती है, ठीक है, जाइलम कोशिकाओं से मिलकर क्या बनेगा, जाइलम उत्तक। तो ये जो कोशिकाएं होती है वो करती क्या है, काम क्या करती है इसका, ठीक है। तो जाइलम कोशिका है वो करती क्या है आपका, वो जल और खनिज लवण होने का कार्य करती है, जल तथा खनिज लवण का संवहन करती है प्लांट्स में, ठीक है। रूट्स से मृदा से वो अब्सॉर्ब करेगी और पूरे प्लांट में, टिप ऑफ द प्लांट लेकर पूरे शरीर में प्लांट्स के, वहां पे क्या है, जल प्रोवाइड करेगी, आपके खाना प्रोवाइड करे, बेसिकली खनिज लवण प्रोवाइड करेगी, खाना नहीं। तो जल और खनिज लवण बांटने का प्रक्रिया किसके पास है, जाइलम के पास। वाहिनिकाएं या ट्रैकेट्स, ठीक है, काष्ठीय कोशिका भित्ति एकल कोशिकाएं लंबी नली के रूप में क्या होती है, वह मृत होती है। इसके भी क्या है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वहिकाएं और क्या होते हैं आपके, ठीक है, इस तरीके से है। तो वहिनिकाएं क्या होते हैं आपकी, काष्ठीय कोशिका भित्ति, यानी बहुत हार्ड होती है इसकी कोशिका भित्ति, एकल कोशिका है, ये लंबी होती है और क्या होती है, मृत होती है, ये हो गया। वहिका का क्या है, एक दूसरे से जुड़ी लंबी कोशिकाएं जिनका कार्य है जड़ से क्या करना, जल व खनिज का पौधे के विभिन्न भागों में संवहन करना।
ये जो आपके कार्य हैं, ठीक है, किस तरीके से है कि आपकी जो एक तो अलग अलग प्रकार से मिलके बनी हुई है, वही निकाय और वही काय। ये दोनों क्या है आपके, इनकी जो कोशिकीय भित्ति होती है थोड़ी हार्ड होती है, एकल कोशिकाएं होती है, लंबी होती है, और ये क्या करती है आपका जो जड़ से क्या आपके जल को, ठीक है, पूरे के पूरे प्लांट के भागों तक पहुंचाना, पौधे के हर एक भागों तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है, ये वहनिकाय और वहिकाय का, ये दोनों का कार्य है, ठीक है, जन व खनिज लवणों का हर एक भागों में संवहन करना। अब हमारा तीसरा पार्ट क्या है, जाइलम पैरेनकाइमा। देखो यहाँ नाम से पता चल रहा है कि अगर हम लोग जाइलम पैरेनकाइमा पढ़ रहे हैं, यानी ये पैरेनकाइमा का टाइप है, यानी यहाँ पे जो जाइलम में पैरेनकाइमा के नेचर्स के होंगे, पैरेनकाइमा सेल्स होंगे, ठीक है। ये क्या होता है, यह जीवित होता है, पैरेनकाइमा तो ऐसे भी जीवित होता है ना। वहिनिकाय और वहिकाय क्या थी, मृत थी, भोजन को इकट्ठा करने में सहायक होता है, ये भोजन को स्टोर करने का काम करता है, पहले से भी जानते हैं हम लोग। और जो जाइलम फाइबर है वो आपको मालूम है ना, ये दृढ़ता प्रदान करेगा, क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, थोड़ा हार्ड होता है और वो कहीं पे भी कठोर स्थानों में प्रेजेंट रहता है, तो ये वही कार्य करेगा। क्या किया ये, देखो ये चारों टाइप है इसके पास, जाइलम पैरेनकाइमा जो कि जीवित है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस है, वेसल्स ये देखो जाइलम फाइबर्स, और ये ट्रैकेट्स ऑफ वेसल्स, ठीक है, ये इसी के हैं, जाइलम ट्रैकेट्स, और ये वही का दिख रहा है जाइलम वेसल्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकेट्स, ये इसी के टाइप है, आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा। तो देखो किस तरीके से ये आपका संवहन करता है, इस तरीके से पानी को ये ऊपर लेके जाएगा, ठीक है, ट्रैकेट्स और वेसल्स मिलके, ये तो फाइबर है आपके बीच में, क्या है ये फाइबर है। फ्लोएम, अब क्या है हमारा फ्लोएम, जाइलम के बारे में समझ गए कि जाइलम से क्या है, जल ढोने की क्रिया होने वाली है। यह ऊतक पादप में निर्मित भोज्य पदार्थों का संवहन करता है, 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्या है थोड़ा समझते हैं, ठीक है, क्या हुआ, फ्लोएम है, फ्लोएम क्या करता है, पादपों में निर्मित भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। अब जाइलम के थ्रू आपने पूरे के पूरे प्लांट्स में पानी तो बंटवा दिए, ठीक है, पानी और खनिज लवण तो दे दिया कि ठीक है पानी पी लो। अब सारे कोशिका बिना खाने के तो जीवित नहीं रहेंगे ना, आप सबको सिर्फ पानी पिला के तो जीवित नहीं रख सकते हो, खाना देना पड़ेगा ना उनको। तो खाना देने के लिए क्या सिस्टम है, आपने जो भी पानी है उसका तो बंटवारा करने का सिस्टम अच्छा है, बांटने का सिस्टम क्या है अच्छा है, लेकिन खाना कैसे बांटे, खाने के लिए भी तो किसी न किसी को रखना पड़ेगा ना। तो खाने के लिए जो है वो खाना बांटने के लिए जो है कि आपके पूरे जहाँ पे खाना बन रहा है, यानी पत्तियों से लेके हर वो पौधे के भागों तक जहाँ पे उसकी जरूरत है भोजन की, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका बेसिकली, ये क्या है कि आपके हर एक भाग तक क्या हो गए वो पहुंच जाएंगे, ठीक है। छालनी नलिकाएं, सीव ट्यूब, लंबी व छिद्रित भित्ति वाली, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपके ये भी टाइप्स होते हैं, जैसे जाइलम था ना वो 4 टाइप्स के था, ठीक है, कि आपके वही काय वही निकाय है, जाइलम पैरेनकाइमा और जाइलम स्क्लेरेनकाइमा यानी ऊतक। इसी तरीके से ये भी है, इसके भी पार्ट है 4। पहला क्या है, चालनी नलिकाएं यानी सीव ट्यूब, लंबी व छिद्र भित्ति वाली नलिकाकार केशिकाएं चालनी पेट के छिद्रों द्वारा अन्य चालनी नलिका कोशिकाओं के संपर्क में होती है। कैसी होती है ये दिखते हैं, अभी देख के पता चलेगा। फिर सहचारिक कोशिकाएं कैसी होती है, कंपोनियन सेल्स, विशेष पैरेनकाइमा कोशिकाएं होती है, ये लंबी होती है, संक्रिय होती है, और जीव द्रव्य इसमें बड़े बड़े केंद्रक वाली होती है। पहले तो कि चालनी नलिकाएं क्या है, ये जीवित नहीं है, मृत है, ठीक है। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, इसके पास बगल में ये चालनी नलिकाएं होती है, केशिकाएं होती है, सॉरी, ठीक है, जिसके पास वो जीव द्रव्य भी है और केंद्रक भी है। कैसा दिखेगा ये देखो, ये देखो सीव ट्यूब, ये दिख रहा है सीव ट्यूब यहाँ पे, ये देखो सबसे मस्त ये दिखेगा आपको, ये देखो ये आपके छिद्रित, ये छिद्र वाली दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे, और ये जल खाने को देखो, ठीक है, खाने को क्या है अपना जिधर भी भेजना है उधर क्या है, ये खाने के मॉलिक्यूल यहाँ से जा रही है, ठीक है, इस तरीके से क्या है ये ट्रैवल कर रही है। तो ट्रैवल कर रही है तो ये बीच में छिद्रित नुमा स्ट्रक्चर है ना, और एक चलनी कोशिकाएं चलनी नलिकाएं दूसरी नलिकाएं के द्वारा इसी प्लेट से सीव प्लेट से ना जुड़ी हुई है, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखे ना सीव पोर, यही सीव प्लेट से जुड़ी हुई है। कंपेनियन सेल्स क्या है, इस सीव प्लेट्स के
या सिर्फ ट्यूब के बगल में क्या होती है, कॉम्पाइनियन सेल्स होती है। और सबसे बाहर में क्या है, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा। जो अब हम लोग देखेंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या है, सरल पैरेन्काइमा कोशिकाएं हैं भोजन का संग्रहण एवं धीमी गति से उनका क्या करती है, संवहन करती है। यानी एक तो भोजन का संग्रहण करेगी और उसका तो एक से दूसरी जगह पे संवहन भी करती है। फ्लोएम रेसे, फ्लोएम फाइबर सेम वही स्क्लेरेन्काइमा का बना होगा और दृढ़ता प्रदान करेगा। इसका सारा का काम यही होती है। और ये क्या होती है, मृत। ये तो हर जगह पे क्या है, मृत ही होगी। तो इस तरीके से क्या है आपका, ये फ्लोएम के भी पार्ट क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, याद है सबको? ठीक है, क्या क्या है, आप लोगों ने जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में देखा, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, हमारे जटिल अस्थायी ऊतक के पार्ट है। ठीक है, जटिल अस्थायी ऊतक में है कि जाइलम और फ्लोएम। जाइलम में क्या क्या देखा कि वो उसके 4 पार्ट्स होते हैं। बेसिकली वो जल और खनिज लवण को ढोने का कार्य करता है। तो उसके 4 पार्ट्स है, वहिकाएं, वहिनिकाएं, जाइलम फ्लोएम, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ठीक है, तो इस तरीके से चारों के काम है कि आपके वहिकाएं, वहिनिकाएं मिलके आपके जो जल और खनिज लवण है उसको ढोने का कार्य करेगी। ठीक है, जड़ से लेके पूरे प्लांट्स के हर एक भागों तक। और फिर क्या होगा, उसके बाद जो हमारा फ्लोएम है उसके भी 4 भाग होते हैं, 4 तरीके के सेल्स से बने होते हैं। क्या क्या होते हैं उसके, आपके चालनी नलिकाएं, सहायक कोशिकाएं, केशिकाएं, और क्या है, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम आपका पैरेन्काइमा। तो ये सब मिलके यहाँ पे भोजन का ढोने का कार्य कर रहा है। इस तरीके से जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो दोनों क्या कहलाते हैं, मिलके साथ में संवहन ऊतक। संवहन मतलब क्या होता है, वहन करना ना। तो प्लांट के बॉडी में जो है कि आपका फूड और वाटर, ये दोनों का संवहन कौन कर रहा है, जो कर रहा है उसको संवहन ऊतक नाम पड़ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिक जाइलम और फ्लोएम में क्या है, अंतर दिया गया है कि जाइलम एंड फ्लोएम में क्या अंतर होगा। तो जाइलम एंड फ्लोएम में क्या अंतर है, सो देखिए, ये जाइलम एंड फ्लोएम तो क्या होता है, ये मृत कोशिकाएं हैं। ये फ्लोएम क्या होती है, जीवित। ज्यादातर इसमें जो फ्लोएम की कोशिकाएं है वो क्या होती है, जीवित ही होती है। कोशिका भित्ति कैसी होती है इसकी, जाइलम की मोटी। कोशिका भित्ति सामान्यतः क्या होती है, फ्लोएम की पतली होती है। अब बोलोगे पतली क्यों होती है, अगर ये पतली ना रहे फ्लोएम तो खाना जो है वो पहुंचाएगा कैसे, एक दूसरे से को वो आदान प्रदान करेगा कैसे। तो कोशिकाएं का बाहरी लेयर पतला होना चाहिए ना। लिग्निन कोशिका भित्ति मोटी कर देती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है फ्लोएम में। वहिकाएं और वहिकाएं पाई जाती है इसमें, चलनी नलिकाएं और सहचारी केशिकाएं पाई जाती है। कोशिका द्रव्य नहीं होता है, इसमें होता है, तब तो ये जीवित है। ठीक है, यह खनिज और जल का क्या करती है, संवहन करती है। यह क्या करती है, पादप में निर्मित भोजन का संवहन करता है। जो भी भोजन बना उसका क्या करेगा, धोने का कार्य करेगा। संवहन केवल एक दिशा में होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हमेशा अगर प्लांट है, ये जो प्लांट है, ठीक है, इसमें ये रूट है, ठीक है, तो रूट से क्या होगा, ये जल को हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही लेके जाएगा, क्योंकि पानी तो रूट से ही, मृदा से ही मिलेगी ना। ठीक है, ये हुआ संवहन ऊपर नीचे दोनों दिशाओं में होता है, क्योंकि इधर जो आपकी जो लीफ लगी हुई है, ये क्या है, लीफ लगी हुई है, तो लीफ में क्या होगा, खाना ये डाउनवर्ड भी चाहिए और क्या है, अपवर्ड भी चाहिए। इस तरीके से आपके दोनों डायरेक्शन में होंगे। अब क्या है, जंतु उत्तक के बारे में देखते हैं। जंतु उत्तक बेसिकली हम लोग प्लांट उत्तक, अब हम क्या हो सके, हम लोग का समाप्त हुआ। ठीक है, अब पादप उत्तक से कहाँ चलते हैं हम लोग, जंतु कोशिकाओं के बारे में, यानी जंतु उत्तक पे। तो जंतु उत्तक में क्या है, संरक्षी उत्तक, एपिथेलियल उत्तक, इस तरीके से इसका नाम है। जंतु उत्तक कितने टाइप के हैं, 4। सबसे पहले याद कर लीजिए, जंतु उत्तक को बेसिकली 4 भागों में डिवाइड किया गया है। संरक्षी उत्तक या एपिथेलियल उत्तक, पेशीय उत्तक या तंत्रिका उत्तक और संयोजी उत्तक। संरक्षी या एपिथेलियल उत्तक, पेशीय या मस्कुलर टिश्यू, तंत्रिका उत्तक या नर्वस टिश्यू और संयोजी उत्तक या कनेक्टिव टिश्यू। इस तरीके से क्या है, ये 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला हमारा क्या है, एपिथेलियल उत्तक। क्या है इसके बारे में, संरक्षी उत्तक जो शरीर की गुहिकाओं के आवरण, ठीक है, त्वचा, मुंह की बाह्य परत में पाए जाते हैं। एपिथेलियल तो जंतु कोशिका, जंतु उत्तक के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जंतु उत्तक में सबसे पहला जो उत्तक है वो क्या है हमारा,
आपका एपिथेलियल ऊतक। तो एपिथेलियल ऊतक ईपी, ईपी का मतलब ही होता है ऊपर वाला लेयर। ईपी मतलब क्या होता है? ऊपर। यानी आपकी जो त्वचा की जो कोशिकाएं है ना, वो सब क्या है? आपकी जो ऊतक है वो क्या है? एपिथेलियल ऊतक है। तथा और कहाँ? जो शरीर की गुहिकाओं के आवरण में, गुहिकाओं के मतलब जहाँ रिक्त स्थान है ना, जैसे कि क्या है हमारा ये इस तरीके से जो हमारा सिस्टम है, ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या है, ये अमाशय, आपका सारा जो इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है, आपका जो भी इंटेस्टाइन का पार्ट है, यानी कि आहार नाल, पूरा का पूरा आहार नाल क्या है? रिक्त स्थान है ना, जिसके बीच से क्या होता है? भोजन बेसिकली यहाँ पे क्या होते हैं? ट्रैवल करते हैं। इस तरीके से ये है। तो ये जो चीजें चल रही है वो किसकी है? तो खाली स्थान है ना, तो खाली स्थान के भी बाहर जो है, यानी ये वाला जगह, यहाँ पे क्या है आपकी? ये एपिथेलियल टिश्यू रहेगी। फिर क्या होगा? मुंह के बाह्य परत में, यानी माउथ में जो बाहर जो ये माउथ कैविटी है ना, इसके अंदर जो आप जो लेयर देखते हो, वहां पे कौन सी ऊतक प्रेजेंट होती है? यही क्या है? एपिथेलियल ऊतक। तो एपिथेलियल ऊतक में भी 4 प्रकार के, देखो, कार्य व स्थिति के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं? निम्न प्रकार के दिखे हुए हैं। 4 ही नहीं, बहुत सारे होते हैं। तो पहला हमारा क्या है? साधारण या सल्की एपिथेलियम, ठीक है, साधारण या सल्की एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम इसको बोला गया है। पतली पतली तथा एक कोशिकीय अस्तर वाली, सामान्यतः रक्त वाहिकाओं व फेफड़ों के कूपिकाओं में बनती है। ठीक है, वो बनाती है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होता है आपका? पतली तथा एक कोशिकीय अस्तर वाली होती है। देखो, पतली तथा एक कोशिकीय अस्तर कैसे होगा? ऐसे, ये हम एक कोशिका बना रहे हैं, ठीक है, अब एक ही लेयर बना रहे हैं। ये देखो, इस तरीके से जो मैंने बनाया ना, ये क्या है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, ठीक है, यानी कि साधारण या सल्की एपिथेलियम, जो इस तरीके से आपको नजर आ रहा है। इससे क्या होता है? रक्त वाहिकाओं व फेफड़ों के कूपिकाओं में होती है। यानी ये क्या, अगर इसको हम समझ लें तो ये ब्लड वेसल्स का क्या है? लेयर है। इसके बीच से क्या होगा? आपका ब्लड जाएगा, ताकि इससे क्या इजिली चीजें एक्सचेंज हो सके। प्लस में क्या है? ये कैपिलरी में ही होती है, सारे ब्लड वेसल्स में नहीं होते हैं, सिर्फ कैपिलरी में होते हैं। कैपिलरी चीजें क्या है? ये आपको 10th में पढ़ना है, अभी इतना समझ लो, ठीक है, कि रक्त वहिकाएं में होती है, और फेफड़ों के कूपिकाओं में, फेफड़े की कूपिकाएं ऐसी होती है, ठीक है, जहाँ पे हमारा एयर आके, ये एयर आके क्या होता है? जमा होता है। तो एयर एक्सचेंज भी होता है। तो एक्सचेंज होने के लिए क्या होगा? इसकी लेयर थोड़ी क्या होनी पड़ेगी? पतली होनी पड़ेगी, ऐसे। ये देखो, पतला हो गया। तो यहाँ पे ये एक कोशिकाओं का अस्तर होता है। ये झिल्ली द्वारा क्या होता है? पदार्थों का संवहन होता है। अभी हम क्या करा रहे हैं? पदार्थों का एक्सचेंज ही करा रहे हैं ना। ये आपका क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के बाद क्या है? घनाकार या आपका घनाकार या एपिथेलियम, इनकी क्या होती है? घनाकार। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसका नाम क्या है दूसरा का? घनाकार या क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इनकी वृक्क की सतह पर पाया जाती है, और क्या है? वृक्कीय नहीं, वह लार ग्रंथि के नली के अस्तर का निर्माण करती है। ये घनाकार कहाँ पे होगा? वृक्क की सतह पे पाया जाएगा, वृक्कीय जगह पे होगा, और लार ग्रंथि के नली के अस्तर का क्या करती है? निर्माण करती है। बेसिकली इसको याद रखना हमेशा कि एक वृक्क में पाया जाएगा, और कहाँ पे होगा? आपका लार ग्रंथि के आपके नलिकाओं में। लार ग्रंथि के क्या होते हैं? नलिकाओं में प्रेजेंट होता है, क्योंकि क्यूबॉइडल एपिथेलियम का सबसे मेन जो काम है ना, वो सिक्रीशन करने का काम करता है। क्या करता है? सिक्रीशन, यानी कि श्रावण क्रिया, श्रावित करने का जो प्रक्रिया है ना, वो आपका ये करेगा। तो सिक्रीशन, आप देखो सिक्रीशन क्या है? लार ग्रंथि सिक्रेट करती है ना लार को, तो याद रह जाएगा हमेशा, ठीक है, कि आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम श्रावण करता है। श्रावण करने का काम मतलब आपका जो लार ग्रंथि है, वहां से श्रावण होता है लार का, ठीक है, तो वहां पे प्रेजेंट रहेगा। दूसरा, आपके वृक्क में भी पाया जाता है, क्योंकि आपको पता वहाँ यूरिन सिक्रेट हो रहा है, मतलब ऐसा याद करने के लिए, ऐसे तो बनता वहाँ यूरिन सिक्रेट हो रहा है ना, तो इससे भी आप क्या है? याद कर सकते हो। स्तंभाकार एपिथेलियम, यानी कॉलमनार एपिथेलियम में क्या है? कोशिकाएं स्तंभाकार होती है। ये कैसी थी? ये क्यूबॉइडल थी, ऐसे क्यूब लाइक स्ट्रक्चर की थी। ये दिख रहा है? ये ऐसा क्यूब लाइक स्ट्रक्चर का था। स्तंभाकार कैसा हो? ये स्तंभा, इस तरीके से क्या है? स्तंभाकार होती है। और इसका जो न्यूक्लियस है वो बेस पे रहेगा। कहाँ पे रहेगा? बेस पे प्रेजेंट रहेगा।
ये प्रेजेंट कहाँ रहता है आपका, आंतों की सतह पर पाई जाती है। आंत मतलब अभी जो हम बनाए थे ना, ये इस तरीके से, अगर ये स्टमक है यानी अमास है, इसके सतह पे पाई जाएगी ये आपका, ठीक है। इस तरीके से यह स्तंभाकार कोशिका पाई जाएगी। ग्रंथि एपिथेलियम यानी ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। ये एपिथेलियम कोशिकाओं आंतों की सतह, त्वचा में आदि में पाई जाती है। वह पाचक एंजाइम रसों का स्राव करती है। देखो ग्लैंडुलर है यानी ग्लैंड से रिलेटेड होगा, यानी जो कोशिकाएं ग्लैंड्स के पास होगी उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रंथीय एपिथेलियम बोलेंगे। और ये करेगी क्या, पाचक रस का यानी पाचक एंजाइम का क्या करेगा, सिक्रीशन करेगा। यही हो सकता है ना, और क्या करेगा आपका, इसका काम तो यही करेगा स्राव करने का। और ये कहाँ पाया जाएगा, हमारे दीवारों पे, ठीक है, यानी कि आपके त्वचा में भी ऑयल सिक्रेट होता है ना, तो वहाँ पे भी हो जाएगा। और बहुत सारे आपके जो आहार नाल है वहां पे प्रेजेंट होगा ये। पक्षमाभी एपिथेलियम क्या है हमारा, ये पक्षमाभी एपिथेलियम कुछ अंगों के कोशिकाओं के सतह पर पाए जाते हैं। पक्षमाभ अगर आप लोग जानते होंगे तो सिलिएटेड एपिथेलियम बोलते हैं। जैसे देखो ये हम कॉलमनार एपिथेलियम बना रहे हैं स्तंभाकार, इसमें आप क्या लगा दो, ये ऐसे हेयर लगा दो, ठीक है, ऐसे, यही क्या हो गया आपका, पक्षमाभी हो गया, ठीक है। अब ये और हम बना रहे हैं, ये हम क्या बना रहे हैं, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो क्यूबाइडल बना रहे हैं, इसमें भी हम ऐसे ऐसे लगा दें, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा हमारा, ये पक्षमाभी एपिथेलियम होगा। अब पक्षमाभी कहने का मतलब क्या है, सो देखो ये क्या है, हेयर्स लाइक का स्ट्रक्चर है, ये सीलिया बोलते हैं, इसको पक्षमाभ बोला जाता है। पक्षमाभ यानी कि सीलिया यानी कि हेयर लाइक का स्ट्रक्चर, दिख रहा है हेयर लाइक का स्ट्रक्चर। ये आपका करता क्या है, ये आपको क्या होगी आपकी एक डायरेक्शन में, अगर किसी भी चीज को क्या है एक डायरेक्शन में जाने के लिए, जैसे झाड़ू लगता है ना कि यहाँ से गंदगी इस डायरेक्शन में जाए, तो ये आपको वही करेगा कि आपको ऐसा ऐसा आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। तो ऐसी चीजें आपको शरीर में कहाँ कहाँ आवश्यकता होती है, धागे जैसी रचना वाली होती है, पक्षमाभ धागे जैसी है ना, जैसे श्वास नली, गर्भ नली, गुर्दे की नलिका, यानी कि देखो आपकी ये ट्रैकिया है, आपको पता है अगर सर्दी हो जाता है, ठीक है, तो क्या हो, बहुत ज्यादा कफ भर जाता है, उसको क्या है बाहर निकलना चाहिए ना, ठीक है, तो बाहर निकलना चाहिए, इस पे ऐसे ऐसे ये क्या है आपके, ये सारे हेयर लाइक का स्ट्रक्चर बने रहते हैं जो बाहर ऐसे निकाल देते हैं। ये उत्तक पदार्थों के चलने में सहायक क्या प्रोवाइड करता है, बहुत सारे पदार्थ जो है वो उसके ऐसा मूवमेंट करने का भी कार्य करता है। और कहाँ प्रेजेंट रहेगा, गर्भनली में। गर्भनली देखो ये, ये क्या है, गर्भाशय, ये क्या है गर्भाशय, इस प्रकार का गर्भाशय देखा है ना। अब आपको मालूम है कि ये हमारा क्या है, ये ओवरी है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, ओवम रिलीज होता है यानी एग होता है जो, और ये यहाँ पे जाती है, ये गर्भनली में जाती है, इसको क्या बोल नाम है, गर्भ नली। तो गर्भ नली में यहाँ से जो आता है उसको यहाँ पे आना है, तो खुद ब खुद तो नहीं आएगी, क्योंकि इस ओवम में क्या है ना, अपना पैर हाथ तो है नहीं, तो ये आएगा कैसे, जिसके पैर हाथ नहीं होते उसको क्या होता है, हम लोग उठा कैसे ले ले चले जाते हैं, तो यहाँ उठाना नहीं है, यहाँ पे क्या है, ऐसे ये आपकी पक्षमाभी एपिथेलियम लगी हुई है, जिसको कहेगी इधर आ जा, इधर आ जा, ठीक है। इस तरीके से इसको क्या है, ऐसे घसका दिया जाएगा, इस तरीके से बाढ़ बाढ़ के समझो तो इस प्रकार से क्या है, पक्षमाभी एपिथेलियम भी क्या होता है, खत्म होता है। अब क्या है हमारा, सारे देख लो, इसमें आपके रियल इमेज है बनाए हुए जो आपके किए थे। सल्कीय सल्काव एपिथेलियम था, जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, आपको पता है कहाँ है ये, रक्त वाहिकाओं में। और कहाँ प्रेजेंट रहेगा हमारा, श्वास कूपिकाओं में, श्वास कूपिकाओं में, ठीक है, याद सबको हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये देखो क्यूबॉइडल, इसका मैंने काम बताया था, श्रावण का कार्य करता है, ठीक है, यानी श्रावण यानी कि जो ग्लैंड्स होंगे, यानी कि लार ग्रंथि जो होगी, लार ग्रंथि स्पेशली क्या, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि में भी प्रेजेंट रहेगा। फिर क्या होगा, ये आपका ये देखो स्तंभाकार एपिथेलियम, स्तंभाकार दिख रहा है स्तंभ के समान, ये स्तंभाकार कहाँ था हमारा, आहार नाल के जगह पे होगा, ठीक है, आहार
नाल, इसमें प्रेजेंट था आपका ये। और फिर क्या है ये पक्षमाभी एपिथेलियम, देखो स्तंभाकार एपिथेलियम की तरह दिख रहा है, और उसी में ऊपर से क्या लगा हुआ है, ये सीलिया लगा हुआ है, यानी कि पक्षमाभ लगा हुआ है। और ये करेगा क्या, किसी भी चीज को ऐसा यहाँ से यहाँ पहुंचाने का कार्य करेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा एपिथेलियम खत्म होता है। इसके नेक्स्ट में क्या है, संयोजी ऊतक, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अभी का क्या है, हम लोग आज क्या क्या देखे, जो आपके पादप ऊतक थे उसके जो बचे हुए पार्ट्स थे वो हम लोगों ने देखा। फिर सही आपके जो है वो जंतु ऊतक का स्टार्ट हुआ, तो जंतु ऊतक में हम लोगों ने बेसिकली आपके सबसे वो 4 टाइप के हैं। जंतु ऊतक कितने भागों में बांटे गए हैं, 4 टाइप में, एपिथेलियल ऊतक, संयोजी ऊतक, फिर क्या है आपका मसल्स, यानी कि मसल्स को पेशीय ऊतक बोलते हैं, और फिर क्या है आपका लास्ट में तंत्रिका ऊतक। ये 4 है। 4 में सबसे पहला क्या हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहला देखे थे एपिथेलियल ऊतक। एपिथेलियल के भी बहुत सारे टाइप्स है। एपिथेलियल वो जो बाह्य आवरण में प्रेजेंट हो, या जो रिक्त स्थान है उसके बाह्य आवरण में प्रेजेंट हो, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने 5 उसके भी बहुत सारे टाइप्स देखे। सल्की या सल्काभ एपिथेलियम, ठीक है, जो सिंपल स्क्वैमस था। आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियम या घनाकार एपिथेलियम, फिर क्या है आपके जो कॉलुमिनार है यानी स्तंभाकार, वो एपिथेलियम देखा। फिर आपका क्या है पक्षमाभी या पक्षमाभ एपिथेलियम। इस तरीके से हम लोगों ने एपिथेलियम के टाइप्स देखे। और नेक्स्ट क्या है संयोजी ऊतक, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए पूरा इसको पढ़ के रखिएगा, ठीक है। जो भी पहले लेक्चर देख लिए हैं, फिर ये लेक्चर देख लिए, उसके बाद जो थर्ड लेक्चर आएगा उसको अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद ही तभी समझ में आएगा अच्छे तरीके से। और ये इतना सही आपको बताया जा रहा है ना कि कुछ भी कहीं पे भी फ्यूचर में जो आपके क्वेश्चन होने वाले हैं या अभी जो एग्जाम दोगे उसमें बहुत ही अच्छा से एक एक आपका जो एमसीक्यू है ना वो सारा सॉल्व हो जाएगा। अब क्या है एमसीक्यू का जमाना है, सारे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न सारे सॉल्व हो उसके लिए क्या होता है कि हम लोग एक एक सारी चीजें क्या है लाइन बाय लाइन पढ़े। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सब चीजों को बारीक तरीके से पढ़ा जाए, ठीक है। तो बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।